ये आपका ज्योग्राफी क्लास है या भूगोल क्लास है। ठीक है, आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भूगोल। तो आप लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले कि कितना कवर हुआ है आपके सिलेबस में, पोर्शन में कितना कवर हुआ है। हाँ मैम। मैम जो तीसरा पार्ट है ना भूगोल का, वही। उतना तक ही हुआ है, थर्ड चैप्टर तक। हाँ मैम। ओके, तो हमें फोर्थ से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, फोर्थ चैप्टर से। हाँ मैम। ओके, फोर्थ चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। अ, आज शुरू करेंगे फोर्थ चैप्टर का क्लास, मतलब वही टॉपिक आज पढ़ाएंगे। उससे पहले अ, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं और हम भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते डायग्राम और थोड़ी बहुत लिखावट भी करते हैं। तो इसीलिए पेन और जो भी नोटबुक आपके पास है उसको लेके बैठे, ताकि जब हम कुछ ड्राइंग बनाए तो आप मेरे साथ मैम उसको बना सकते हैं। हाँ जी। मैम क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। मैम क्या आप हमें भूगोल की परिभाषा बता सकती हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं भूगोल की परिभाषा। आपको यही जानना है ना, भूगोल का मतलब क्या होता है ना, हाँ भूगोल का मैम। डेफिनेशन क्या हो सकता है। जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए, ये जो शब्द है ना, भूगोल, तो भू मतलब क्या है, पृथ्वी, और गोल मतलब गोलाकार जो आकृति। तो भूगोल की परिभाषा भिन्न भिन्न भौगोलिकों को मतानुसार बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो जो एक पृथ्वी है ना, उस पृथ्वी की जो छवि है उसको भूगोल कहा जा सकता है। भूगोल कहा जा सकता है इंसान और प्रकृति के बीच के जो रिश्ता है, जो बंधन है, उसको भूगोल कहा जा सकता है। तो भूगोल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। हम मनुष्य के बारे में भी पढ़ते हैं, हम प्रकृति के बारे में भी पढ़ते हैं, और मनुष्य और प्रकृति के बीच जो रिश्ता है उसको भी हम भूगोल में जानते हैं। अब मनुष्य ने प्रकृति को कैसे चेंज किया है, उसका परिवर्तन कैसे किया है, परिवर्तन करने के बाद उसका प्रभाव मनुष्य जीवन पे क्या हुआ है, ये भी हम भूगोल में पढ़ते हैं। हम भूगोल में ये भी जानते हैं कि जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष की जो विशेषताएं हैं, वो मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करती है, क्या प्रभाव डालती है। तो भूगोल या ज्योग्राफी, तो जैसे जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, तो भू मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब भूगोल की एक छवि। फोटोग्राफी जैसे होता है, तो वैसे एक छवि। और वैसे ही मैंने क्या कहा, गोल, गोल मतलब गोलाकार आकृति। तो जो ये पृथ्वी है और इसकी गोलाकार आकृति है, और इसकी जो छवि है, यानी बाहर की जो छवि, और इसके अंदर की जो छवि, बाहर की छवि यानी अंतरिक्ष, पृथ्वी के ऊपर जो स्थित है ना, कि इसमें पानी भी है, इसमें जल भी है, इसमें स्थल भी है, और देश भी है, महादेश भी है, सागर भी है, नदी भी है। और अंदर क्या है, अंदर है प्रकृति और मानव। तो इन दोनों के बीच की जो पढ़ाई है, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, इसको हम भूगोल कहते हैं। तो हम भूगोल में पृथ्वी के भीतर की चीजों को भी पढ़ते हैं, पृथ्वी के बाहर के चीजों को भी जानते हैं। ठीक है, क्या मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ मैम। यस हाँ। मैम। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम आपके जो फोर्थ चैप्टर है, या 4 नंबर की जो अध्याय है आपके बुक की, किताब की, उसको जानेंगे। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको आपने शायद थोड़ा बहुत क्लास 9 में भी पढ़ा है। उसको हम हवामान कह रहे हैं। आपको पता है हवामान का मतलब क्या होता है? पता है किसी बच्चे को इस क्लास में हवामान क्या होता है? क्या होता है हवामान का मतलब? ये आप, ये चीजें आपने पहले भी कवर करके आई हुई है, ये चैप्टर आपने पढ़ा है। हाँ हाँ जी। हाँ। मैम जो हमारे आसपास की प्रकृति है, उस उसमें मैम हम ऐसे बता सकते हैं कि कभी हमें ठंडी लगती है, कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है। इसे भी तो हम एक हवामान कह सकते हैं ना? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो आपको समझना है कि हवामान का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा समझाया
कि कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है। तो हमारे देश में मुख्य दो जो सीजन है, मुख्य जो ऋतु है, उसको हम फील करते हैं। एक है बारिश और दूसरी है गर्मी। और थोड़ी थोड़ी ठंडी की भी फीलिंग हम करते हैं, मे बी हमारे राज्य में नहीं करते, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे करते हैं। तो ये जो ऋतुकालीन चेंज होती है, इनको हम कहते हैं हवामान। और ये बारिश का होना, कभी गर्मी का बढ़ना, कभी बहुत ज्यादा बादल आ जाना, इन सभी चीजों को जब हम मिनिमम किसी जगह में 30 साल तक पढ़ते हैं, तो वो उस जगह का क्या बन जाता है, हवामान। तो हवामान अगर मैं कहूँ कि किसी जगह का कैसे बनता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हम पढ़ते हैं ना, उस जगह का तापमान क्या है, उस जगह पे कितनी बारिश हुई, उस जगह पे आज कितने सूर्य किरण पड़े, उस जगह पे किसी भी जगह पे कितना वहां पे जो है ना बादल छाए हुए हैं। तो ये सब जो डेटा हमारे पास आता है ना, ये सब जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, इन सब इंफॉर्मेशन को ना, ये जो ऑफिस होती है ना, एक वेदर ऑफिस होती है, वहां पे ये सब डेटा को ना, ये जो सब इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, इसको ना हम पूरा का पूरा लिख करके रखते हैं। अगर आप लोग ना न्यूज देखेंगे, या आप लोग कभी जो है ना जो हमारे पास अखबार होती है, तो अगर आप उन चीजों को देखेंगे ना, तो ये सब चीजें लिखी रहती है। आज कितना तापमान था, आज सर्वनिम्न, सर्व सबसे ज्यादा, सर्वनिम्न यानी सबसे कम, कितनी बार कितनी जो हमारी है तापमान गई, तो कितने आर्द्रता रही, यहाँ पे कितने बारिश आए, यहाँ पे कितने परसेंटेज में हवा में पानी की तापमान है, सब चीजों को ना हम देखते हैं। ये चीजों को ना आप संभव हो तो आप कभी न्यूज देख लेना, टीवी में न्यूज आता है तो नीचे ये सब लिखा रहता है। जो हमारी अखबार होती है, अखबार में भी ये चीज आती है। तो इन सब चीजों को ना जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कोई भी स्थान का ये लिखा रहता है। इस ये जो पूरी इंफॉर्मेशन या जो ये पूरी नॉलेज हमें मिलती है, इसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। और किसी जगह की जो हवामान होती है, उसको डिसाइड करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को हम मिनिमम 30 साल का रखते हैं। इस 30 साल की इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी जगह का हवामान डिसाइड होता है। यानी मैं कहूँ कि भारत में गर्मी है या भारत में ठंडी है ना, ये कैसे हमें पता चलती है? 30 साल का ये जो इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सब छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो है हवामान का रूप दिया जाता है। समझ में आया हवामान क्या होता है, किसी जगह का हवामान कैसे बनता है? हाँ मैम। किसी को कोई डाउट है ना, तो जब मैं पढ़ाऊंगी बीच में भी मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर में ना इस अध्याय में बहुत सारे ना चीजें हैं जिसको आपको समझ कर पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जैसे ही आपको स्क्रीन दिख जाए तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम दिख गई है टोटल पूरी स्क्रीन। ठीक है, मैंने शेयर करना शुरू किया है। यस मैम, स्क्रीन दिख रही है। ओके हाँ मैम। चलिए, अभी देखिए मैं आपके सामने ना ये प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में हम ये जो है ना, ये चैप्टर 4 से हम शुरू कर रहे हैं, हवामान। देखिए पीछे ना मैंने एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, किसी किसी जगह लाल है, किसी किसी जगह पीला भी दिखा रहा है। क्यों? किसी किसी जगह यहाँ पे पर्पल कलर भी दिख रही है, नीचे समुंदर है, तो यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू कलर भी दिख रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहाँ पे आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये स्थान बहुत गर्म है। देखिए भारत की जो ये भूमि है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पीला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको लाल भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्थान सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। जो स्थान येलो रहते हैं या जो स्थान पीले रहते हैं, वहां पे आपका जो तापमान होता है वो सहनीय होता है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है। लेकिन अति अति में जब जाता है ना, तो ये रेड रेड हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो पर्पल कलर भी देख रही हूँ, ये पर्पल कलर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना पूरी बर्फ है, और ब्लू ब्लू कलर यानी ये समुंदर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े आपको ऐसे ऐसे ब्लू ब्लू कलर दिख रहे हैं। ये जो स्थान दिख रहे हैं ना स्काई कलर का, स्काई ब्लू कलर का, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। मतलब पूरी बर्फ तो नहीं है, लेकिन बर्फ जैसी परिस्थितियां हैं। तो ये मैप मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं स्थानों के ऊपर डिपेंड करके, इन्हीं स्थानों के ऊपर जांच पड़ताल करके हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर पे हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर पे हम पढ़ेंगे, ये आपका हो गया दक्षिणी अमेरिका, और ये रह गया आपका भारत। तो हम दक्षिणी अमेरिका और जो भारत की ये भूमि है, इसको हम पढ़ेंगे कि इन दोनों स्थानों की जो हवामान है वो कैसी है और क्यों है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका और भारत, ये दो जगह हमारे इस चैप्टर में कवर करने वाले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो दक्षिणी अमेरिका में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्राजील और भारत की भौगोलिक हवामान की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये भारत है, आप सभी को पता है ना, ये इंडिया की मैप है, आई थिंक आप सभी को पता है, हाँ कि ना, पता है? हाँ यस मैम। मैम। पता। और ये जो है ये हमारी दक्षिणी अमेरिका है, ये एक महादेश है, आई थिंक ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना? ठीक है, हाँ और पता हम, है हम। हाँ जी, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्राजील पढ़ने वाले हैं। भारत तो एक देश है, लेकिन दक्षिण अमेरिका एक क्या है, ये एक कॉन्टिनेंट है, या एक महादेश है। तो हमें ब्राजील के महादेश तो नहीं चाहिए ना, हमें ब्राजील में से कोई एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जिसको हम पढ़ेंगे। हम कौन सा स्थान पढ़ेंगे, ये जो दक्षिण अमेरिका का पूरा जो महादेश है, यहाँ से हम ब्राजील पढ़ेंगे। और ब्राजील कितना है, ये जो स्थान आपको दिख रहा है ना, ये स्थान है ब्राजील। ठीक है, तो ये देखिए, ये रेड रेड हो रहा है ना, ये स्थान में ब्राजील स्थित है। तो हम इस स्थान को पढ़ेंगे, इस देश को पढ़ेंगे, और भारत की देश को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ सिमिलैरिटी है, दोनों के बीच कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है उसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों देशों के बारे में जब हम पूरी जान जाएंगे, क्या क्या जानेंगे, यहाँ का तापमान कैसा है, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, तापमान पढ़ेंगे, बारिश पढ़ेंगे, बारिश होने के बाद क्या क्या होती है, और इससे जो मानव की जो जीवन है वो कैसे विकसित होती है, या कैसे उसमें प्रॉब्लम आते हैं, ये भी जानेंगे। ठीक है, इतना तक किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। ओके, ठीक है, चलिए पढ़ते नहीं हैं। मैम। ओके, चलिए, ये है आपके ब्राजील का मैप। मैंने पहले ही आपको कह दिया ब्राजील जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो ब्राजील जो है वो स्थित है आपके इस स्थान पे। इसमें माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करेंगे, माइक ऑफ करेंगे। ब्राजील इस स्थान पे स्थित है। अब सिर्फ इस स्थान का मैप ही हमें चाहिए, तो हमने ये मैप ले लिया। देखिए, ये है ब्राजील का मैप। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कहीं कहीं कलर की वैरायटी मिल रही है। ठीक है, ये है डीप ब्लू कलर, कहीं कहीं आपको व्हाइट दिख रहा है, कहीं कहीं आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है, और कभी कभी आपको बहुत ज्यादा ब्लू कलर की में भी वेरिएशन दिख रहे हैं। 3-4 प्रकार के कलर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है इस मैप पे कि कितने ब्लू कलर की वैरायटी दिख रही है? हाँ मैम दिख रहा है। तो इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार के या कितने वैरायटी के बारिश होते हैं, उनका निर्णय हम करेंगे। यानी कितना बारिश हो रहा है, 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, कितनी बारिश यहाँ पे हो रही है, और यहाँ की जो तापमान है वो कैसे तापमान है कि इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम पूरा तापमान को भी जानेंगे और बारिश को भी जानेंगे। क्यों, क्योंकि तापमान और बारिश के बीच एक संबंध है। कोई मुझे बता पाएगा क्या संबंध होता है तापमान और बारिश के बीच? क्या संबंध है तापमान और बारिश के बीच? कोशिश करके सोच के बताएंगे। ये क्लास में सही गलत का कोई नहीं है, यहाँ पे हर एक बच्चा ट्राई कर सकता है।
क्या यहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस क्या है तापमान और बारिश में? डिफरेंस नहीं, इसका क्या संबंध क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? बताएंगे, मैं इंतजार कर रही हूँ। नहीं आता है तो कह सकते हैं मैम नहीं आता है, वो भी कह सकते हैं। मैम मराठी में बता सकते हैं? आप कोशिश कीजिए। क्या संबंध क्या है तापमान और बारिश में, बताइए जी। मैम जब समुद्र में सूर्य की किरण पड़ती है तब उसकी गर्भ से समुद्र में एक वाफ तैयार होती है, उससे बादल निर्माण होते हैं और वर्षा होती है। जी बहुत बढ़िया। तो वर्षा होती है तो क्या हम क्या कह सकते हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे कि तापमान जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या बारिश होती है? बाकी बच्चे कोशिश कर सकते हैं। यस मैम। हाँ मैम। ओके। ओके, क्यों ज्यादा बारिश होती है जब बहुत ज्यादा तापमान होता है, कहेंगे प्लीज? क्योंकि मैम तापमान की वजह से बहुत ज्यादा समुद्र में वाफ तैयार होती है, उसके बादल बनते हैं। जी बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कह रहा मैम था, प्लीज बताएंगे। मैम तापमान ज्यादा होने के कारण समुद्र के पानी की वाफ होती है और बहुत ज्यादा बादल तैयार होते हैं, इससे बारिश बहुत होती है। जी बहुत बढ़िया समझाया आप लोगों ने। देखिए आप ब्राजील का देखेंगे ना, ब्राजील के इस साइड में समुंदर है, ठीक है। अब देखिए ब्राजील में समुंदर है तो यहाँ पे तापमान काफी ज्यादा है। क्यों? क्यों तापमान ज्यादा है? क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो इस स्थान पे काफी ज्यादा आती है, ठीक है। तो मकर क्रांति रेखा जो है वो इसके आस ऊपर से ही जाती है, तो यहाँ पे गर्मी होती है। गर्मी होने से समुंदर की में से ठंडी हवाएं इसके पास चली जाती है। जैसे ही यहाँ पे समुंदर की जो लहरें हैं, समुंदर की ठंडी हवा यहाँ पे जाती है और गर्म वायु जो है वो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे ठंडी जो हवाएं हैं वो बैठने लगती है। और बैठने से बाद क्या हो जाता है, जैसे ही गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा वाष्प बन जाता है, बादल बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो जो ये ब्राजील देश है ये काफी विस्तृत देश है, देखिए है ना, मैप में आपको देखिए कितना बड़ा दिख रहा है ये ब्राजील, बहुत बड़ा देश है, ठीक है। और यहाँ पे ना पूरे वर्ष आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलेंगे, काफी हाई तापमान रहती है। मतलब मान लीजिए आपको 33-34 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है, काफी हाई टेम्परेचर यहाँ पे रहती है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा वाष्प बनते हैं और जितना वाष्प बनेंगे उतने बादल बनेंगे और ठंडी हवाएं समुंदर से खींची चली जाएगी इसके ओर। तो इसीलिए इतनी बारिश यहाँ पे होती है। और मकर क्रांति रेखा जो है ना वो क्या करती है, वो सूर्य के अच्छे खासे जो तापमान है उसको क्या करती है, उसको बढ़ाती है। तो मकर क्रांति रेखा में सूरज की किरणें स्ट्रेट नहीं पड़ती है लेकिन अच्छे खासे अमाउंट में, अच्छे खासे अच्छा खासा वो सूर्य की किरणों को अपने ओर आकर्षित करती है और यहाँ पे अच्छा खासा तापमान भी हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे बारिश भी काफी होती है। और क्योंकि समुंदर पास है तो क्या होता है, ये समुंदर की जो हवा है जिसको हम दक्षिणी पूर्व वायु कह रहे हैं, ये दक्षिण की ओर से खींची चली जाती है और बहुत अच्छा बारिश कराती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ सवाल पूछना चाहेगा? नहीं मैम। नहीं मैम। जी मैम। किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे कि ब्राजील में ना जो पर्वत है उन पर्वतों की क्या भूमिका है ब्राजील में बारिश कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑडीज पर्वत, यहाँ पे लिखा गया है ब्राजील की उच्च भूमि, ठीक है। तो ब्राजील की जो है ना ये प्राकृतिक रचना है उसका ना वो कैसे है पता है, वो ऐसे है, इतनी हाइट से लेकर के इतनी हाइट तक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 2000, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लिखा है वही 2000। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो मैंने ये डायग्राम बना हुआ है, ये ब्राजील की ना उच्चता को दिखा रही है,
कि कितने किलोमीटर में ब्राजील की उच्चता कैसी है। देखिए पहले इतने किलोमीटर में ब्राजील की उच्चता इतनी है, फिर उसकी उच्चता थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदी है, अमेजोन नदी है जो ब्राजील में बहती है और सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये सबसे दुनिया की जो है ना लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी नदी भी है। तो ये मैम अमेजोन नदी, हाँ जी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ना वो? हाँ सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लॉन्गेस्ट जो है ना, सबसे लंबी चलने वाली वो गंगा है। तो ये अमेजोन जो नदी है ना, वो ब्राजील के इधर से बहती है। तो जब नदी बहती है ऑफ कोर्स उसका हाइट तो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए धीरे से फिर से उसकी हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पे कुछ पैराग्वे पैराना करके कुछ हाईलैंड है या कुछ ऊंचे पर्वत है, इसलिए फिर से उसकी हाइट बढ़ रही है। और फिर से वो हाइट बढ़ के इतना होकर के वो थोड़ा नीचे गिर रही है। क्यों नीचे वो कब गिर रही है? जब सागर के पास को आ रही है, जब किनारे हो रही है। तो अभी हमें देखना है कि ब्राजील की जो भूमि की ये रूपरेखा है, कभी ऊंची है, कभी नदियों के इधर नीची है, फिर वो थोड़ा मीडियम होती है, पैराग्वे और पैराना ये जो देश है इधर, और फिर वो चढ़ती ऊंची कला को प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये हो गया कि कितनी हाइट है ब्राजील में, यानी जो पर्वत है ब्राजील में उसकी उच्चता कितनी है। और नीचे दिया गया है किलोमीटर्स में, मतलब कितने किलोमीटर में ब्राजील की उच्चता कितनी है। इतना तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। मैम। अभी हम देखेंगे कि ये एक ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ना सभी को, ब्लू कलर की जो लाइन है। तो इसका मतलब है ना कि ब्लू कलर की लाइन यानी कितनी बारिश यहाँ पे होती है। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये सेम जा रही है, ये एक ही स्थान पे, मतलब थोड़ा इसकी ऊंचाई सेम है, लेकिन जैसे ही ये ब्राजील की उच्च भूमि में आती है, इसकी जो वो है ना वो थोड़ा नीचे हो जाती है, और इसकी रेखा नीचे होने के बाद ये फिर से उच्च गति को प्राप्त करती है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके लिए ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कोस्टल, फिर ओरोग्राफिक, फिर पर्जन्यमची प्रदेश। तो ये तीनों चीज ना आपको समझनी पड़ेगी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी फिर से हम ब्राजील की तरफ जाएं। देखिए ये ब्राजील जो है ना, ये समुंदर के निकट है, काफी निकट है। ठीक है, क्योंकि ये समुंदर के निकट है तो इसीलिए इसको समुंदर की हवाएं तो ऑफ कोर्स मिल रही है ना, क्योंकि गर्मी के वजह से वाष्प बन रहा है, वाष्प बनने की वजह से ये जगह खाली तो नहीं रहेगी, तो समुंदर की हवाएं इसकी तरफ खींची चली आएंगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो कोस्टल इसका दिया गया है, तो बारिश का कारण एक और भी हो सकता है यहाँ पे कि समुद्र की ठंडी हवाएं यहाँ पे खींची चली आती है ना। तो जैसे ही ये आती है वो क्या करती है, वो इन पहाड़ों से पर्वतों से टक्कर खाती है। ठीक है, यहाँ पे एंडीज पर्वत होने के कारण क्या हो रहा है मैं आपको ड्राइंग करके बताती हूँ, तो आपको ना समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे एंडीज पर्वत है, पर्वत ऐसे ही होते हैं, और मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे समुंदर की हवाएं हैं जो इस दिशा से आ रही है, इधर समुंदर है, ऐसे समुंदर है। अब क्या हो रहा है, अब ये समुंदर की जो हवाएं हैं वो आकर के समुंदर ये पहाड़ों के ऊपर चल रही है, ऐसे चल रही है, और चढ़ने के बाद ये सीधा ऊपर को जाती है, और जैसे ही ये ऊपर जाती है यहाँ पे बादल बनते हैं। बादल बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑफ कोर्स ये ऊपर बैठ के चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे ना, बादल होने के बाद ये बारिश करेंगे। ठीक है, तो ब्राजील की जो उच्च भूमि है वहां पे जो बरसात होती है, वो समुंदर से पानी जब आता है, वो पानी आकर के पहाड़ की जो पृष्ठ देश है, या पहाड़ की जो ये लो लैंड है, या पहाड़ की जो ये वाली
यानी पहाड़ का जो पैर का हिस्सा है या नीचे का हिस्सा है, यहाँ से वो पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ती है। ठीक है, चढ़ने के बाद जैसे ही वो उच्च स्थान पर, सबसे उच्च स्थान पर पहुंच जाती है, वे तुरंत वाष्प बन जाती है, और वाष्प बनने के बाद ये बादल बनाती है और ये बारिश देती है। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस प्रकार की बरसात ना हर जगह नहीं होती। इस प्रकार की बरसात उसी जगह होती है जहां पे आपको पर्वत दिखते हैं। तो इधर आने के बाद ही क्यों ये वाष्प बन जाती है? क्योंकि ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ से जो है ना आसमान तक जाना बहुत इजी हो जाता है, तो ये हवाएं इसीलिए ऊपर चली जाती है। लेकिन बारिश होने के बाद सब जो पूरी हवा आ रही थी सब ऊपर नहीं जाती है, कुछ कुछ और थोड़े थोड़ी मात्रा में जो हवाएं रहती है वो क्या करती है, वो थोड़ा नीचे आ जाती है, वो नीचे आ जाती है। देखिए, जब समुंदर से कोई हवा आ रही है तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी भरा है। तो पानी अगर वो भरा है तो वो भारी हो रही है ना, क्योंकि किसी चीज के अंदर कुछ भरा रहता है तो वो भारी हो जाती है। भारी होने से क्या होता है, वो ऊपर ज्यादा देर, मतलब वो ऊपर चढ़ के ज्यादा देर नहीं रह सकती, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। वो कहाँ तक ऊंचे, ये जो सबसे टॉप पॉइंट था यहाँ तक उसने चढ़ लिया, फिर उसको और नहीं हुआ कि वो और चढ़े, इसीलिए उसने बादल बना दिए। जब वो थोड़ा हल्का हो गई, बारिश हो गया, तब उसने क्या किया, उसने अपने नीचे की जर्नी शुरू की, यानी वो नीचे चली गई फिर से। ठीक है, अब फिर वो चढ़ेगी ऊपर, फिर से चढ़ेगी जब तक उसके अंदर क्षमता है, यहाँ पे जाएगी, बादलों को बनाएगी और बारिश कराएगी। लेकिन जब तक वो नीचे आ रही है वो सूख चुकी है, उसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। इसीलिए पहाड़ के इस हिस्से में जहां तक मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे बारिश होती है, इस साइड पे बहुत ही कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि हवाएं सूख चुकी होती है, वर्षा नहीं हो रही है। तो इसको ही कहा गया है यहाँ पे ओरोग्राफिक पाउस। तो ओरो मतलब क्या है? ओरो मतलब माउंटेन, ओरो मतलब पहाड़। तो पहाड़ों की वजह से जो वृष्टि होती है या जो वर्षा आती है या जो वृष्टिपात होता है, जो हमें बारिश मिलती है, उसको कहा गया है ओरोग्राफिक। ओरो मतलब पहाड़ और ग्राफिक मतलब उसकी उत्पत्ति। तो जो बारिश उत्पत्ति होती है समुन्दर से आई हुई हवाओं से और पहाड़ों की उपस्थिति से, उसको कहा जाता है ओरोग्राफिक। मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है ओरोग्राफिक। तो ओरो का मतलब हो गया माउंटेन या पहाड़, आप लोग मेरे साथ लिखिए, और ग्राफिक का मतलब हो गया उत्पत्ति या ओरिजिन। तो जो बारिश, जो जो भी वृष्टिपात या बारिश बोल दीजिए, जो आती है क्योंकि पहाड़ उपस्थित है इसीलिए, तो उनको कहा जाता है ओरोग्राफिक वर्षा, वृष्टि या वृष्टिपात। इतना तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? तो देखिए, ये जो एंडीज पर्वत आपको दिख रहे हैं ना, ये एंडीज पर्वत पे भी ना ऐसे चढ़ते हैं, मतलब समुंदर से आई हुई हवाएं यहाँ पे अगर आती भी है, आने की संभावना नहीं है, लेकिन आती भी है ना, तो ये ऐसे ऊपर चढ़ेगी, बादल बनाएगी, एक पर्वत के आधे हिस्से में बारिश देगी, आधी हिस्से में जाते जाते वो सूख जाती है, इसलिए वो वर्षा नहीं दे पाती है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, किनारा प्रदेश ब्राजील की उच्च भूमि प्रदेश। तो यहाँ पे भी काफी उच्चता है। ये देखिए समुंदर है, ये आ रही है, ऊपर जा रही है, बारिश कर रही है, लेकिन आधे हिस्से में बारिश है, आधे हिस्से में नहीं है। इसलिए देखिए ये जो वृष्टिपात की रेखा है ना, ये थोड़ी गिर रही है। क्या मैं बच्चों आपको समझा पा रही हूँ? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे। किसी को कोई नहीं डाउट है? मैम, डाउट नहीं।
सबको समझ में आया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्राजील की जो उच्च भूमि है या ब्राजील के जो पहाड़ है, वहां पे वृष्टिपात कैसे होती है? वहां पे वृष्टिपात इसलिए होती है क्योंकि समुन्दर से आई हुई हवाएं उस पृष्ठ भाग में या उस पहाड़ के आधे हिस्से में बारिश देती है, और आधे हिस्से में जब तक वो जाती है वो सूख जाती है, इसलिए उतना बारिश नहीं दे पाती है। तो ब्राजील की जो उच्च भूमि है वहां पे ज्यादातर बारिश होने का यही कारण है क्योंकि वो समुन्दर के निकट है, और समुन्दर से आती हुई हवाएं बहुत ऊपर चढ़ती है, बारिश कराती है, फिर सूख जाती है। इसीलिए अगर हम उस पिक्चर पे देखें, इस पिक्चर पे देखिए, यहाँ पे जो बरसात की रेखा है ना, ये सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बरसात हो रही है, ये बरसात कोई पहाड़ नहीं करा रही है। आप लोगों को कहीं यहाँ पे कोई पहाड़ दिख रहा है? इस एरिया में देखिए, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे नदी है। बच्चे, आप ना बहुत केयरफुली स्लाइड को देखेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे कोई पहाड़ दिख रहा है? यहाँ पे तो अमेज़न नदी है। तो नदी अगर है तो यहाँ पे कैसे आपको ओरोग्राफिक या पर्वतों से सृष्टि कोई वृष्टिपात आपको नजर आएगी? बताइए, आप लोग बताएंगे? नहीं मैम। नहीं दिख रही है ना। यहाँ पे वृष्टिपात कैसे होती है पता है? अमेज़न नदी के इधर वृष्टिपात नॉर्मल, इधर आपको सनलाइट आता है ना, सूरज की किरणें आती है, वाष्प बनती है, पानी ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, नॉर्मल बारिश होती है। ये कोई पर्वत के घटित कोई वृष्टि नहीं है, लेकिन एंडीज पर्वत के इधर थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए, ये थोड़ा बहुत ये है, यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही नदी का जो क्षेत्र चालू होता है ना, देखिए रेनफॉल की जो अमाउंट है या रेनफॉल की जो परिसीमा है वो सेम है। यहाँ पे वृष्टिपात सेम रह रही है, कोई ज्यादा कम नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, जैसे ही हम पैराग्वे पड़ाना के इधर आए, ये एक देश है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत पहाड़ पर्वत हमें दिख रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे आए, देखिए वृष्टिपात की जो रेखा है उसमें थोड़ा सा गिराव आया, थोड़ी ये रेखा गिर गई। क्यों? क्योंकि आधे हिस्से में बारिश है, आधे हिस्से में नहीं है। आपको समझ में आ रहा है बच्चे? कोई डाउट किसी को है? आ रहा है ना समझ में? तो देखिए, पहाड़, अगर आपके पास पहाड़ है ना, तो वहां पे वृष्टिपात की ना आपको थोड़ी बहुत वैरायटी या थोड़ी बहुत ऊंची नीच दिख सकी। लेकिन यहाँ पे अमेज़न नदी है, एक हिस्से में मिल रहा है बारिश, दूसरे हिस्से में नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं है। इसलिए बारिश की रेखा सेम थी। लेकिन जैसे ही हम पैराग्वे के इधर आए, थोड़ी बहुत पहाड़ हमें मिलने लगे, तो यहाँ पे वृष्टिपात की रेखा थोड़ी गिरने लगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ होने की वजह से कहीं बारिश होती है, किसी साइड में बारिश होती है, किसी साइड में बारिश नहीं होती है। अभी यहाँ पे आइए, देखिए ब्राजील की उच्च भूमि प्रदेश। अब उच्च भूमि यानी भूमि की हाइट बढ़ रही है ना। देखिए, ये हाइट इधर ऐसे थी, ये इतनी ऊपर चली गई, इतनी ऊपर चली गई। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं वृष्टि कम हो रही है, यानी ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है, ये नीचे की तरफ जा रही है और फिर से ऊपर चल रही है। बहुत इजी है इसको समझना। यहाँ पे पर्वतों की जितनी हाइट है, क्या इन दोनों पर्वतों से ये नीचे है या ऊपर है? आप लोग देख के बताएंगे। अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, ये पर्वतों की हाइट देखिए, इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, इधर ऐसे। और इन पर्वतों को देखिए, इन पर्वतों को देखिए, इनकी हाइट ज्यादा है या इनकी हाइट? मतलब आपको राइट साइड में ज्यादा दिख रहा है या लेफ्ट साइड में? राइट साइड। राइट साइड में। ऑफ कोर्स, अगर राइट साइड में पहाड़ ऊंचे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये ऊंचे बादल को बनाएंगे। बहुत ज्यादा पानी यहाँ से आएगा, इधर ऊपर चढ़ेगा, बारिश बनाएगा, वृष्टि करेगा, फिर नीचे गिरेगा, वृष्टिपात। देखिए ग्राफ नीचे आ रही है, कम हो रही है, फिर इधर आएगा, बारिश करेगा, फिर देखिए ऐसे करेगा। लेकिन ये जो हमारे उच्च भूमि दिख रहे हैं ना, इनकी हाइट इतनी नहीं है, और समुन्द्र की हवाएं इतनी दूर पहुंच भी नहीं सकती। देखिए इधर समुन्द्र है, ये लोग इधर स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक आना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। समुन्द्र सिर्फ उन्हीं पहाड़ों को लेगा जो उसके समीप है। इसीलिए इधर आते ही इसको बहुत अच्छी बारिश मिल गई। और देखिए ग्राफ इधर से 300 मिलीमीटर से कितना ज्यादा 1200 में चला गया, 1200 मिलीमीटर की वृद्धि होगी। ठीक है। तो जो वृष्टिपात अमेज़न में होती है,
ऐसा नहीं कि हर एक देश में, सॉरी ब्राजील में होती है, हर जगह पे सेम होती है, ऐसा नहीं। उन्हीं जगह पे सबसे ज्यादा होती है जहाँ पे उच्च भूमि है, पर्वत ज्यादा है, समुद्र के समीप है, तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और उस बारिश को कहा जाता है ओरोग्राफिक, यानी पर्वत के द्वारा सृष्ट किया गया जो वृष्टि, उसको ओरोग्राफिक कहा जाता है। लेकिन जहां पे नदी है, समतल है, वहां पे बारिश नॉर्मल होती है, वाष्प बनती है, बादल आते हैं, बारिश होती है। और जितना जो उच्चता को प्राप्त करता है उतनी वृष्टिपात वहां पे ज्यादा होती है। तो ब्राजील में वृष्टि होती है, लेकिन वृष्टि का भी तारतम्य या वृष्टि की भी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए कितनी मिलीमीटर है, यहाँ पे कितनी मिलीमीटर है, देखिए यहाँ पे कितनी है, और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी। तो वृष्टि की भी वैरायटी, वृष्टि की भी कभी कमी, कभी ज्यादा, कभी थोड़ा, कभी कम, ये भी दिख रहा है। और ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है कि भूमि की उच्चता समुन्दर के तट से कितना ज्यादा है। जितना उच्च भूमि उतनी ज्यादा बारिश, जितना कम उच्चता उतनी मीडियम बारिश। इतना तक सभी को क्लियर है? हाँ मैम। यस मैम। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछे, मैं आपको कह सकती हूँ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना। तो ये जो कोस्टल है ना, कोस्टल का मतलब समुन्दर के किनारे, तो समुन्दर के किनारों के कारण, समुन्दर के निकट होने के कारण बारिश होती है। ओरोग्राफिक का मतलब क्या है, पहाड़ होने के कारण बारिश होती है। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म लिखा गया है, पर्जन्य छाया प्रदेश। इसका मतलब कौन मुझे समझा सकता है? इसको पता है इसका मतलब क्या है? ठीक है, मैं समझाती हूँ। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब वो स्थान है, पहाड़ का वो स्थान है जो सूखा रह जाता है। मतलब ये वाला स्थान, ये वाला स्थान, इतना तक चढ़ के बारिश हो गई ना, जब इतना तक चढ़ने के बाद बारिश हो गई, और फिर जो स्थान है जहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है, उसको कहा जाता है ये वाला पर्जन्य छाया प्रदेश। तो देखिए ये जो एंडीज पर्वत है ना, ये एंडीज पर्वत में तो चलो अच्छी खासी बारिश हो गई, लेकिन जैसे ही एंडीज पर्वत का जो ये निम्न भाग है, पर्वतों के जैसे बारिश तो यहाँ पे नहीं होगी। देखिए वैसे ही इधर का भी देख लीजिए, इस साइड बारिश हो रही है, दूसरे साइड बारिश नहीं भी हो, फिर इस साइड बारिश हो रही है, माउंटेन के दूसरे साइड शायद बारिश नहीं भी हो। तो जिस स्थान पे बारिश ज्यादा नहीं होती है, पहाड़ का वो हिस्सा जो बारिश से विमुख रहता है, जहां पे हवा सूख जाते हैं और बारिश नहीं होती है, उसको कहा जाता है पर्जन्य छाया प्रदेश। ठीक है। तो ब्राजील का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, जहाँ पे देखिए यहाँ पे बारिश होने के बाद जैसे ही वृष्टिपात यहाँ पे क्यों कम हो रही है, क्योंकि समुन्दर से दूर है, हवा उतना कैच नहीं कर पा रही है। तो पहाड़ का दूसरा जो हिस्सा, उसको कहा जा रहा है पर्जन्य छाया प्रदेश। ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि ब्राजील में यूं तो हवा आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छी टेम्परेचर यहाँ पे है, तापमान अच्छा है, उसके कारण बारिश भी हो रही है। लेकिन ये तापमान हर जगह सेम होते हुए भी मोरलेस, ये जो तापमान है अच्छा है, लेकिन हर जगह सेम बारिश की जो अमाउंट है वो नहीं हो रही है, वो जगह जगह अलग होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी देखिए, अभी हम देखेंगे कि ब्राजील की जो ये देश है ना, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के हवामान दिखते हैं हमें। तो कौन से प्रकार के दिखते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि ब्राजील में तापमान अच्छा है, लेकिन हमने ये देखा कि कर्कट क्रांति रेखा के समीप होने के कारण, और कर्कट क्रांति रेखा उसके थ्रू जा रही है, इसलिए वहां पे अच्छा खासा तापमान हो रहा है। तापमान हो रहा है तो बारिश भी हो रही है, और बारिश भी हो रही है तो अच्छा खासा बारिश हो रही है। लेकिन उस
बारिश में भी वैरायटी है, डिफरेंस है, विशेषताएं अलग अलग है। पर्वतों के कारण हो रही है, नदी के कारण भी हो रही है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और कहीं कहीं तो पर्वतों के वजह से एक हिस्से में बारिश हो रही है, दूसरे हिस्से में नहीं हो रही है। अभी हम देखेंगे कि ये जो तापमान और बारिश, इन दोनों की वजह से जो ब्राजील का हवामान है उसके ऊपर क्या विस्तार, उसके ऊपर क्या प्रभाव आता है। ठीक है, अभी आप देखिए, ये हो गया आपका ब्राजील, यहाँ से अमेजोन नदी जा रही है। अमेजोन नदी हमने अभी डिस्कस किया कि ये सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, अमेजोन का फॉरेस्ट मिलता है ना। ये ऐसा आपको फॉरेस्ट मिलता है, पूरे साल बारिश होती है तो पूरे साल एकदम ग्रीन ग्रीन रहती है। ठीक है, ये यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, वो अपने पत्तों को कभी नहीं झड़ाते, क्यों, क्योंकि पूरे साल यहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट चैप्टर में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस स्थान पे ना तापमान काफी ज्यादा रहता है, ज्यादा इन द सेंस कि यहाँ पे सूर्य की किरणों की वजह से इतना ज्यादा तापमान रहता है कि हर रोज यहाँ पे बारिश होती है, हर रोज। तो यहाँ पे तापमान कैसा है पता है, बहुत गर्मी और बहुत ज्यादा बारिश। तो बहुत गर्मी और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हवा में आर्द्रता रहती है। आपको पता है आर्द्रता का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी जिसको आप कहते हैं। कभी हमें बहुत ज्यादा पसीना होता है, देखा है आपने कभी बहुत पसीना होते हुए आप लोगों ने, देखा है क्या? हाँ मैम। है ना। तो ये जो अमेजोन का जो जगह है ना, जो मैंने वो एरो से दिखाया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा आपको ना पसीना आएगा। इस प्रकार का हवामान यहाँ पे है, बहुत गर्मी, बहुत बारिश और बहुत पसीना। तो आपको ना वो चिपचिपापन फील होगा। तो अमेजोन का जो एरिया है ब्राजील में, यहाँ पे कुछ ऐसा हवामान मिलता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन सा वाला, वो ब्राजील का वो हिस्सा। ठीक है, देखिए ये ब्राजील है और यहाँ पे ना आपको माउंटेन यानी पहाड़ मिलेंगे। तो ब्राजील के इस हिस्से में जो समुन्द्र के निकट है और ऊपर से पहाड़ है, तो यहाँ पे ठंड रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश, बारिश तो होगी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये उच्च भूमि है। ये पता है कौन सी भूमि है? ये वही वाली भूमि है, ये वाली भूमि है जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। यहाँ पे पहाड़ ऊंचे हैं, बारिश भी समुन्द्र से हो रही है, इसीलिए ये जगह जो है ये ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे ठंड रहेगी। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि ब्राजील का जो समुन्द्र के निकट वाला किनारा होता है, ये जो 1 2 3 4 करके लिखे हैं, इन जगहों पे ये जो किनारा है समुन्द्र के समीप वाला, यहाँ पे किस प्रकार का हवामान रहता है। यहाँ पे एक तो ये जगह समुन्द्र के बहुत समीप है, तो ये जगह समुन्द्र से क्या कर रहा है, वो हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो जगह समुन्द्र के बहुत समीप होती है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होती है, लेकिन अच्छे खासे 200 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश हो जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये क्यों अच्छी खासी बारिश होती है, क्यों, क्योंकि समुन्द्र के निकट है और हवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी तापमान थोड़ा भी बढ़ेगा, समुन्द्र की हवाएं तुरंत इधर चली जाएगी। अगर आप लोगों में से कोई समुन्द्र के निकट गया होगा तो देखेगा कि वहां पे जोर जोर की हवाएं चलती है, पता है आप लोगों को? अगर आप समुन्द्र के पास भी जाएंगे तो जोर जोर की हवाएं चलती है, पता है आप लोगों को? नहीं मैम। अच्छा, तो हम समुन्द्र के पास जाते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत तेज की हवाएं चलती है और ये हवाएं ना अच्छा काम करती है कि बहुत ज्यादा बादल को जन्म देती है, बादल को प्रस्तुत करती है। तो ये किनारों वाला जो प्रदेश है, इन किनारों वाले प्रदेश के इधर अच्छी खासी यहाँ पे मतलब आपका जो हवामान है वो अच्छा मिलेगा आपको। तो 3 प्रकार के हवामान आपको ब्राजील में मिलते हैं। एक तो जो जहाँ पे अमेजोन नदी रहती है, जिसके बारे में अभी आपने इस स्लाइड में देखा, ये अमेजोन का नदी वाला एरिया है। फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, ये उच्च भूमि वाला एरिया पढ़ रहे हैं।
फिर आप पढ़ रहे हैं ये समुद्र के तट में जो देश है वो वाला। तो अमेज़न नदी के इधर हमें क्या देखा, कौन से प्रकार के हवामान हमें मिले, कि बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी या पसीना। फिर हम जब ब्राजील की उच्च भूमि में आए, क्योंकि ये पहाड़ है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ते ही हमें ठंड लगने लगता है, तो ब्राजील की इस उच्च भूमि में ठंड रहेगी। लेकिन ब्राजील के किनारों के इधर जो भी प्रदेश हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं रहेगी, लेकिन अच्छी खासी बारिश यहाँ पे होगी। 1000 से 1200 तक बारिश यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि समुद्र के निकट होने के कारण ये समुद्र से हवाओं को अपनी ओर खींच रही है, और खींचने के कारण ये अच्छे खासे समुद्र के लहरों की वजह से या समुद्र के समीप होने की वजह से ये बारिश प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ब्राजील का तापमान देखा, हमने ब्राजील की जो वृष्टि है वो कितने प्रकार की है वो देखी, और ब्राजील में कितने प्रकार के हवामान है वो भी देखे। किसी को कोई डाउट है इतना तक जो मैंने पढ़ाया? कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नो मैम। कोई भी बच्चा सोच समझ के देखिए, हम पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम आज आपका क्लास का पहला दिन है, तो क्या आप हमें अपना नाम और आप कहाँ रहती है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, ये सब बता सकती है? जी। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे किन्हों ने पूछा वो प्लीज बताएंगे? मैम मेरा नाम दिव्या है। दिव्या है। अच्छा, देखिए मेरा नाम ना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नाम तनाया है। ठीक है, और मैं जो हूँ आप लोगों को भूगोल पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, और मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे भूगोल सब्जेक्ट बहुत पसंद है, और मैं आप लोगों की टीचर हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। जो मैंने पढ़ाया क्या सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, तो मेरे मेरे क्लास में दिव्या और 2-4 बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी बच्चे मुझे बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया क्या सभी बच्चों को समझ में आया। मुझे थोड़ा थोड़ा हाँ सबसे मैम। यस मैम। ओके। तो